हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर करंट अफेयर्स ब्रेकडाउन एनालिसिस, जिसमें हम डेली को जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं इन डेप्थ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। ठीक है। पीआईबी आर्टिकल का बेसिक कॉन्टेक्स्ट ये है, ये पीआईबी के आर्टिकल में जो है ये न्यूज़ देखने को मिलती है। तो पीआईबी आर्टिकल का बेसिक कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ की लाइवलीहुड फॉरेस्ट बेस्ड रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है। आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 10.4 करोड़ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो हैं। इनमें से कई ट्राइबल हाउसहोल्ड्स अपनी एनुअल इनकम का 20 to 40% जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से अर्न करते हैं। यानी फॉरेस्ट उनके लिए सिर्फ ट्रीज या बायोडाइवर्सिटी नहीं है, बल्कि फॉरेस्ट जो है एक्चुअली उनके लिए फूड, फ्यूल, मेडिसिन, रॉ मटेरियल, कैश इनकम और लाइवलीहुड सिक्योरिटी का सोर्स है ना? तो इस तरीके से सबसे पहले तो ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि एमएफपी है क्या, व्हाट इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सिंपल लैंग्वेज में फॉरेस्ट से मिलने वाले बहुत सारे नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स जो लोकल या ट्राइबल कम्युनिटीज कलेक्ट करके यूज या सेल करती हैं उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हनी, महुआ फ्लावर्स, वी हैव टैमरिन, साल सीड्स, तेंदू लीव्स, ये सब चीज़ें। ठीक है। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कि फॉरेस्ट से दो ब्रॉड टाइप्स के रिसोर्सेज मिलते हैं। फर्स्ट इज टिम्बर, जो कि बड़े वुड्स होते हैं। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट रिसोर्सेज फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, सीड्स, गम्स, हनी, इन सबको बोलते हैं। तो एमएफपी डिस्कशन लार्जली सेकंड कैटेगरी के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है। अब ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं इनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है माइनर माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ना? तो एक ट्राइबल हाउस होल्ड फॉरेस्ट में जाता है ना? एक ट्राइबल हाउस होल्ड जो है वो फॉरेस्ट में गया, कलेक्शन किया, सॉर्टिंग किया, लोकल कंजम्पशन या सेल किया तो कैश मिली वहाँ से। जैसे मान लो महुआ कलेक्ट किया, उसको सेल किया तो पैसे मिले। ठीक है। कुछ जो है फूड की तरीके भी से भी यूज़ हुआ, फिर वो एजुकेशन में भी वो पैसा खर्च हुआ, हेल्थ केयर, डेली एक्सपेंस, सब चीज़ में तो लाइवलीहुड का सोर्स ही तो है। अब यहाँ पे ना हिस्टोरिकली एक जो है मिडलमैन की प्रॉब्लम रही है। मिडलमैन जो है वो बीच में आता है। जो फार्मर है वो बहुत कम प्राइस पे सेल करता है और मार्केट में वो चीज़ जो है वो बहुत महँगी बिकती है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि फार्मर इज़ डेस्परेट फॉर इनकम, डेस्परेट मतलब वो उसको इमीडिएट इनकम चाहिए, ज़रूरत है। तो वो कम प्राइस में भी जो है सेल कर देता है, इसको वो सेल कर देता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल, है ना? इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। आगे आते हैं, बिलो द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लेबर, इसका क्या मतलब है ना? इसका क्या मतलब है? तो ये 2 दिन फॉरेस्ट में वर्क किया और ट्रैवल, कलेक्शन, सॉर्टिंग मिलाकर उसका लेबर कॉस्ट जो है वो 500 मान लो पड़ा। लेकिन जब बेचा तो 300 में बेच दिया, तो रिटर्न तो कम ही आया ना, खर्चा ज़्यादा हो गया, इसको बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रधानमंत्री जो जनजातीय विकास मिशन है, इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है हमको देखने को मिलता है। क्या ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है? तो ये अगर हम समझने की कोशिश करें, तो प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जो इनका ऑब्जेक्टिव है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को रॉ प्रोड्यूस कलेक्ट करने से वैल्यू एडिंग एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन समझो, पहले जो है सिर्फ कलेक्ट और सेल कर देते थे, अब एग्रीगेट, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांड मार्केटिंग ये सब में भी इंक्लूड करेंगे। रॉ मटेरियल सेलर वर्सेस वैल्यू एडिंग एंटरप्रेन्योर, क्या फ़र्क है? मॉडल 1 में मान लो रॉ हनी जो है वो कलेक्ट किया, मिडलमैन को बेच दिया लो प्राइस पे। लेकिन वैल्यू एडेड हनी में क्या करेंगे? हनी का कलेक्शन करेंगे, कलेक्टिव एग्रीगेशन करेंगे, फ़िल्टरिंग करेंगे, क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे और मार्केट में बेचेंगे। अब कम्युनिटी वैल्यू चेन के मल्टीपल स्टेजेस में पार्टिसिपेट कर रही है, तो वैल्यू कैप्चर बढ़ता है, यानी फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस में जो एडिशनल वैल्यू क्रिएट हुई है, उसका ग्रेटर शेयर जो है वो प्रोड्यूसर कम्युनिटी में रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वन धन विकास केंद्र का मेंशन हमको देखने को मिलता है। वन धन विकास केंद्र, ये चीज़ क्या होती है ना? तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ट्राइबल प्रोड्यूसर्स का कलेक्टिव एंटरप्राइज सेंटर इज़ वन धन विकास केंद्र। इंडिविजुअल कलेक्टर जो है वो वीक बार्गेनिंग पावर में रहता है, लेकिन कलेक्टिवली जो बहुत सारे लोग साथ में आते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक है, तो वन धन जो ये विकास केंद्र है, ये वही चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। पर्पस इसका क्या है ना? इट्स पर्पस इज टू फैसिलिटेट कलेक्शन, एग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग, है ना? इस तरीके से हमको ये देखने को मिलता है। दूसरा, वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी देखने को मिलते हैं हमको। वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये क्या करते हैं? स्कीम गाइडलाइंस के फ्रेमवर्क में वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो अंडर टू अराउंड 20 मेंबर्स उसके होते हैं, विद अ सब्सटैंशियल मेजॉरिटी ऑफ एसटी मेंबर्स एज स्पेसिफाइड इन द गाइडलाइंस। मल्टीपल जो वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो मिलकर वीडीवी के बनाते हैं। वीडीवी के, ये वाली चीज़, ये क्या चीज़ होती है ना? ये क्या चीज़ होती है? तो बहुत सारे जो बंधन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो मिलकर ये बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बिकॉज़ इंडिविजुअल स्केल स्मॉल होता है और साथ में सब लोग आ जाएँ तो वो स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं, हमको ये इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो ये बंधन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो मिलकर
ये बनाते हैं, ठीक है, आगे आते हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल बढ़ती है, इकोनॉमीज़ जैसे मान लो आपने एक शर्ट बनाई, एक शर्ट का कॉस्ट आया ₹250, वहीं अगर आप 250 शर्ट बनाओगे तो वो शायद मे बी आपको 50 या ₹100 में ही पड़े, तो सस्ती पड़ी ना, इसको बोलते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ठीक है? कम पड़ते हैं। अब इसको ये जो प्रधानमंत्री ये इसको ना कॉर्पोरेट मॉडल की तरह जो है हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, कॉर्पोरेट मॉडल की तरह कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल प्रोड्यूसर वीक बार्गेनिंग पावर होती है, कलेक्टिव प्रोड्यूसर को स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर होगी। यहाँ पे कोऑपरेटिव इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप इन सब में भी जो है ट्रेन करना, एक्सपीरियंस देना जो है एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी देखने को मिलता है। एमएफपी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी, है ना? गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है प्री डिटरमाइंड प्राइस कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक एमएफपीज़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, ठीक है? उसमें फेयर और रेम्युनरेटिव प्राइस की तरह उसको दिखाया जाता है फॉर एलिजिबल नॉन नेशनलाइज्ड नॉन टिम्बर एमएफपीज़, ठीक है? जिसकी वजह से जो ये जो गैदरर्स हैं इनको एक सेफ्टी नेट जो है प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है? इनको जो है एक सेफ्टी नेट जो है प्रोवाइड हो जाता है। आगे आते हैं, एमएसपी का रोल वैसे क्या होता है? डिस्ट्रेस्ड सेल को रिड्यूस करना, है ना? कि इस तरीके से नुकसान ना हो फार्मर को। इसका लॉजिक क्या है कि एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड हो जाएगा। मार्केट प्राइस तो वॉलेटाइल हो सकती है, लेकिन ट्राइबल गैदरर्स जो है वो वल्नरेबल हो जाएँगे अगर ऐसे होगा, तो इनकम स्टेबिलिटी बढ़ेगी इससे। लेकिन एमएसपी सिर्फ़ अकेला सफिशिएंट नहीं है ना? एमएसपी अकेला सफिशिएंट नहीं है। सपोज़ गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि एमएसपी ₹100 बट प्रोक्योरमेंट सेंटर ही नहीं है, तो ट्राइबल कलेक्टर क्या करेगा? उसको उसको प्रोड्यूस जो है वो सेल करना ही है ना। तो नियर बाय मिडलमैन को ₹60 ऑफ़र करेगा और वहाँ पे बेच आएगा। तो सेंटर्स भी होना बड़ा ज़रूरी है, ये भी हमको देखने को मिलता है ना? अब यहाँ पे एंटरप्राइज़ फंडिंग जो है उसकी भी बात हुई है अंडर प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी को सिर्फ रॉ प्रोड्यूस सेल करने के लिए नहीं छोड़ा जाता, सपोर्ट कैन फैसिलिटेट प्रोसेसिंग यूनिट्स, इक्विपमेंट, पैकेजिंग और ये सब चीज़ें भी। वैल्यू एडिशन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ब्रांडिंग भी बड़ी इम्पोर्टेंट है ना? मार्केट एक्सेस का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर ट्राइबल कम्युनिटी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है बट बायर ही नहीं है, तो एंटरप्राइज़ सस्टेनेबल नहीं होगी। तो मार्केट का होना भी बड़ा ज़रूरी है, जिसमें फेयर्स, एग्ज़िबिशन, ई-कॉमर्स वगैरह इंक्लूड हमको देखने को मिलते हैं। है ना? ई-कॉमर्स में मार्केट रीच बढ़ेगी, प्राइस डिस्कवरी बनेगी लोगों की, डिपेंडेंस कम होगी जो मिडलमैन होंगे उनके। फेयर्स और एग्ज़िबिशन भी यूज़फुल है, अवेयरनेस बढ़ेगी, है ना? फीडबैक जो है वो प्रोवाइड हो सकता है, नए बायर्स आएँगे, डायरेक्ट जो है सेल कर सकते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन ये एक्चुअली चेंज क्या कर रहा है? क्या चेंज कर रहा है ना? क्या एक्चुअली ये जो चीज़ है ये चेंज कर रहा है? थोड़ा अगर समझने की कोशिश करें, आगे आते हैं। हुँ। व्हाट डज़ इट चेंज, है ना? व्हाट डज़ इट चेंज? तो अब एंटायर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या है, पहले फॉरेस्ट से कलेक्टर, मिडलमैन ये सब होता था। अब जो है एक ब्रांडिंग, मार्केट, कंज्यूमर वो सब कर रहे हैं, तो यही चेंज हो रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा। तो क्या ये एक वेलफेयर स्कीम है या कोई एम्पावरमेंट स्कीम है? ये क्या कौन किस तरीके की स्कीम है? तो इसको यूपीएससी में एम्पावरमेंट ओरिएंटेड लाइवलीहुड इंटरवेंशन कहना बेटर है। गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिट दे रही है। ट्रेडिशनल वेलफेयर में गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को बेनिफिट देती थी, यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ये एम्पावरमेंट ओरिएंटेड जो है हमको इनिशिएटिव देखने को मिलता है कि डिपेंडेंसी कम हो, कैपेबिलिटी बढ़े, है ना? अगर ट्राइबल फॉरेस्ट इकोनॉमी की भी बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, ह्यूमन लेबर, प्रोसेसिंग ट्रेड इन सबको कंबाइन करके एक इकोलॉजिकल कैपिटल डेवलप करने की बात कर रही है। सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम, यहाँ पे सपोज़ हनी की डिमांड सडनली इंक्रीज़ हो गई, तो कम्युनिटी को ज़्यादा कलेक्शन करनी पड़ेगी। सपोज़ मेडिकल प्लांट की डिमांड इंक्रीज़ हो गई, तो ओवर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इससे कमर्शियलाइज़ेशन भी बढ़ सकता है, इकोलॉजिकल प्रेशर भी बढ़ सकता है, तो वो भी हमको मैनेज करना पड़ेगा। एक सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबल गैदरिंग की तरफ हमको फ़ोकस करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल ट्राइबल नॉलेज को बचाना पड़ेगा। अभी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जनरेशन टू जनरेशन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के साथ इंटरैक्ट करती आई हैं। उन्हें ज़्यादा पता है व्हिच प्लांट इज़ यूज़फुल, हार्वेस्टिंग सीज़न क्या है, मेडिसिनल यूजेस क्या है, उनको हमसे ज़्यादा पता है ना? तो ये जो है हमारे लिए सोशली भी और इकोनॉमिकली भी एक असेट हो सकता है। ठीक है? ये सोशली और इकोनॉमिकली भी हमारे लिए एसेट हो सकता है। यहाँ पे कुछ एक्ट्स की भी बात हुई है, जैसे कुछ फॉरेस्ट एक्ट्स वगैरह का भी लिंकेज हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। है ना? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जो है वो फॉरेस्ट ड्वेलिंग एसटीज़ और अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनके स्पेसिफाइड फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज़ करता है। एमएफपी के कॉन्टेक्स्ट में राइट्स रिलेटेड टू कलेक्शन, यूज़ एंड डिस्पोज़ल पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है ना? तो यहाँ पे जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से भी लिंक करता है। इवन पेसा का भी लिंक देखने को मिलता है हमको, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़। शेड्यूल एरियाज़ में ग्राम सभा को स्ट्रॉन्गर रोल जो है वो मिलता है।
अब ये जो हमारा इनिशिएटिव है, मिशन है, इसको अगर जेन्युइनली कम्युनिटी सेंट्रिक बनाना हो तो ग्राम सभा, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन इन सब के भी साथ में भी ले सकते हैं। तो एक टॉप डाउन डेवलपमेंट के साथ-साथ में पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन लिंकेज भी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन लिंकेज है? आर्टिकल 342 जो शेड्यूल ट्राइब की स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड है। 5th शेड्यूल बात करता है शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ की, है ना? शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फ्रेमवर्क देता है। 6th शेड्यूल है जिसमें सर्टेन ट्राइबल एरियाज़ लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, एएमटीएम से करते हैं इसको, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 275(1) जो ट्राइबल वेलफेयर और शेड्यूल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए ग्रांट्स एंड एड का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रोवाइड करता है। तो ये जो हमारा मिशन है, इसको आइसोलेटेड स्कीम के रूप में नहीं देखना, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइबल प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर के रूप में भी हम देख सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट का भी एंगल हमको यहाँ पे देखने को मिलता है ना? विमेन एम्पावरमेंट का एंगल देखने को मिलता है। ट्राइबल इकोनॉमी में विमेन का रोल इम्पोर्टेंट होता है पर्टिकुलरली बिकॉज़ ऑफ कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्टिविटीज़। अगर विमेन जो है इन सब में पार्टिसिपेट करती है तो इनकम बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग बढ़ती है, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ती है, कम्युनिटी लीडरशिप बढ़ती है, ये सब देखने को मिलता है हमको। है ना? मिडलमैन का चैलेंज भी थोड़ा कम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज भी जो है हमको थोड़ा एड्रेस करना पड़ेगा तो चीज़ें बेटर हो जाएँगी। स्टोरेज का चैलेंज हमको जो है एड्रेस करना पड़ेगा। क्वालिटी और स्टैंडर्डाइज़ेशन भी हमको देखने पड़ेंगे, डिजिटल डिवाइड को कम करने पड़ेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमको ध्यान में रखनी होगी तो ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है? ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आई बिलीव वी हैव कंप्लीटेड दिस ठीक है। हुँ। या तो हम जो है अब क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। इट इज फॉर्मुलेटेड थ्रू मर्जर ऑफ टू अर्लियर स्कीम्स रिलेटेड टू ट्राइबल प्रोडक्ट्स। अच्छा ये हमने डिस्कस नहीं किया ना मर्जर की वजह से हुआ था तो हाँ ये मर्जर की वजह से ही हुआ था ठीक है ना। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड है ट्राइफेड इज द नोडल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। हाँ तो ये भी नहीं किया था ट्राइफेड जो है वो नोडल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है इसकी। The scheme seeks to restrict tribal communities to the collection of raw forest produce rather than processing it. ऐसा कुछ नहीं है तो गलत है। हुँ? तो 3 तो वैसे ही एलिमिनेट कर देते हैं हम। तो ये बचता है 1 to 4 या 1 and 2। वन धन विकास केंद्र आर इंटेंडेड टू फैसिलिटेट वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग। येस ऑफ कोर्स। है ना? तो 1, 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है VTVK is intended to promote economies of scale. Yes, it can consist multiple one then yes, है ना? Are primarily designed for large scale commercial timber extraction नहीं minor forest producer नहीं गलत हो जाएगा। तो 3 को अगर एलिमिनेट करें तो ये एलिमिनेट तो ये दोनों ऑप्शन बच जाते हैं। 4 का चेक करते हैं वैल्यू एडिशन मार्केटिंग एमएफपी आर अमंग इंटेंडेड यस। तो ए इज द करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा। अच्छा सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर 4 भी है ना बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ये क्वेश्चन ये कर लेते हैं which one of the following best describes the economy's rationale of MFP MSP under PMA to guarantee the same price for all agricultural commodity produced by tribal नहीं all नहीं to provide a price safety net to MFP gatherers against distress sale this is the correct answer ठीक है तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर ये लेक्चर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग